सब्सक्राइब करें अभी द रोलर ऑफ टेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए संजय थरेजा आप सब लोगों का बी द रूलर ऑफ टेक्स में स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जब आप कोई व्यवसाय या सर्विसेज किसी को दे रही हैं तो व्यवसाय करती दफ़ा और सर्विसेज देती दफ़ा आप सामने वाले व्यक्ति से कितना कैश में अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। क्या कोई जीएसटी में इसकी लिमिट है, क्या कोई इनकम टैक्स में इसकी लिमिट है। और दूसरा, यदि कोई आप एक्सपेंसेस कर रही हैं तो आप उस एक्सपेंसेस की पेमेंट कितनी कैश में कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं तो गवर्नमेंट ने इस बजट, जो कि हमारा 1 अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल हुआ है, उस बजट के अंदर एक नया सेक्शन की इंट्रोडक्शन की है, जिसका सेक्शन का नाम सेक्शन 269 ST इंट्रोड्यूस किया गया है। उस सेक्शन के अंदर सरकार ने एक प्रोविज़न बनाया है कि जब भी आप किसी से कोई नगद भुगतान प्राप्त करेंगे तो उसका अमाउंट उन्होंने 2 लाख रुपए तक डिफाइन कर दिया है। मैं आपको सबसे पहले आज एग्जाम्पल्स के तौर पे इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब भी कोई आप माल बेचेंगे या सर्विसेज देंगे तो सामने वाले व्यक्ति से आप कितना पैसा कैश में प्राप्त कर पाएंगे। सरकार ने जो सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है उसमें ये कहा है कि 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा हम सामने वाले व्यक्ति से कैश में पैसा नहीं ले सकते, और यदि हम सामने वाले व्यक्ति से ये पैसा कैश में ले लेते हैं तो देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेने वाले को उसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में बात करते हैं कि अगर आप कोई ज्वेलरी की दुकान चला रही हैं या आप कोई कपड़ा व्यापारी हैं या आप कोई एक्सपेंसिव टीवी या रेफ्रिजरेटर बेच रही हैं और कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कोई चीज़ पसंद करके कहता है कि मुझे ये चीज़ आप दे दीजिए, और उसका सारा भुगतान वो कैश में करता है जिसका अमाउंट 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा हो जाता है, तो भुगतान करने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हो रही है उस शॉपकीपर को, उस बिजनेसमैन को, उस सर्विसेज देने वाले को जो 2 लाख और 2 लाख से ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है। यदि उसका अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा हो जाता है और वो सारा अमाउंट कैश में ले लेता है तो जितना उस बिल का अमाउंट बनता है उतनी ही उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, अगर आपने 2.5 लाख रुपए का माल बेचा है या 3 लाख रुपए का माल बेचा है और सामने वाले व्यक्ति से 3 लाख रुपए कैश में प्राप्त कर लिए, तो सेक्शन 269T ये कह रहा है कि आपको 2.5 लाख या 3 लाख जितने भी आपने कैश में प्राप्त किए हैं उस पेनल्टी में इक्वल अमाउंट जितना आपने रिसीव कैश में किया है सारा का सारा आपको भरना पड़ेगा। 100% आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप कैश के अंदर 2 लाख से ज़्यादा डील कर रहे हैं। कैसे 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 कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि आपने एक बिल के अगेंस्ट 2 लाख रुपए का माल बेचा, उस कंडीशन में कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको कोट कर रहा हूं जिससे आपको चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। एक व्यक्ति ने आपको अप्रोच किया और कहा कि सर मेरे को आप इतना इतना माल पसंद आ रहा है और आप मुझे इसका बिल बना दीजिए, और बिल का जो अमाउंट बना वो 2.5 लाख रुपए बन गया, और उसने उस 2.5 लाख की पेमेंट या तो आपको इमीडिएटली कैश में पेमेंट कर दी या 50-50 हज़ार करके उसने 5 अलग अलग सेम डेट के अंदर ही अलग अलग टाइम के समय आपको एक पेमेंट दे दी। एक थोड़ी सुबह दे दी, एक शाम को दे दी, एक दोपहर को दे दी, एक थोड़ी रात को दे दी। तो ऐसे करके पूरे दिन के अंदर उसने 5 ट्रांजेक्शन्स के अंदर आपको 2.5 लाख करके अमाउंट पे कर दिया और आपका पूरा हिसाब क्लियर कर दिया। तो ऐसी सारी की सारी जो आप सेल करेंगे वो आपके डिसअलाउड हो जाएगी। आपको उसके ऊपर हैवी अमाउंट में पेनल्टी, जो कि 100% अमाउंट बनती है, आपको पे करनी पड़ेगी। अब मैं दूसरे उदाहरण के बारे में बात करता हूं। यदि एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आप कोई पैसा प्राप्त कर रहे हैं, तो कि आपने एक बिल काटा, हम लोग यहां पर उदाहरण के तौर पे बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने एक माल बेचा और सामने वाले व्यक्ति ने हमें ये कहा कि सर मैं पेमेंट आज नहीं दे पाऊंगा, आपको थोड़े टाइम के बाद दे पाऊंगा। तो आपने उसको संडे डेटर बना दिया
और माल बेच दिया और आपने जो एंट्रीज अपनी किताबों में पास करी, सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, आपने किताबों में पास कर ली और अमाउंट जो था वो 3 लाख रुपए हो गया। अब उसके बाद जो आपने माल बेचा उधारी के अंदर, वो आपकी दुकान के ऊपर हर 5 दिन में, 10 दिन में या 15 दिनों में 10-10 हज़ार रुपए की पर्चियां कटवाने के लिए आ गए कि सर मेरे ये पैसे आप जमा करते रहिए, और आप उसको 10-10 हज़ार रुपए की पर्चियां काट काट के दे रही हैं और उस बिल के अगेंस्ट आप उस पैसे को एडजस्ट किए जा रहे हैं। यदि आपने 3 लाख का माल उधारी में बेचा और 10-10 हज़ार करके हम उदाहरण के तौर पे बात करें, वो 30 बार आपकी दुकान पर आया और आपको 30 बार वो पैसे दे के गया और आपने उसकी 30 पर्चियाँ काट दी, तो ये भी सेक्शन 269T बैन करता है। यदि सिंगल बिल के अगेंस्ट आप कोई भी पेमेंट कैश में रिसीव कर रहे हैं जिसका अमाउंट 2 या 2 लाख से एक बिल का अमाउंट बनता है और आप टुकड़ों में उस पैसे को भी रिसीव कर रहे हैं, वो भी सरकार ने इस सेक्शन के तहत बैन कर दिया है। अब तीसरा उदाहरण मैं आपसे बात कर लेता हूं कि यदि आप कोई ट्रांजैक्शन कैश का जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो किसी इवेंट या किसी एक ओकेजन से ट्रांजैक्शन से संबंधित हो रहा है, कोई आपके घर में त्योहार है, शादी है, बर्थडे पार्टी मना रही हैं आप, और उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपके घर में कोई कैश आ जाता है, तो उसका आपको मैं एग्जांपल कोट करता हूं। आपके घर में शादी हो रही है और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपको सगन दे रहे हैं या बर्थडे पार्टियां बना रहे हैं, तो बच्चों को गुड विशेस देने के लिए वो आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी रूप में कुछ पैसा दे रही हैं। हो सकता है कि ये पैसा डिफरेंट डेटों में आ रहा हो सकता है कि देने वाले व्यक्ति का अमाउंट 2 लाख रुपए से कम बन रहा हो, कोई आपको 51,000 रुपये कोई दे रहा है, कोई 21,000 रुपये दे रहा है, कोई 31,000 रुपये दे रहा है, कोई 5100 रुपये दे रहा है। लेकिन अगर उस सब अमाउंट का अगर हम लोग टोटल कर लेते हैं और वो एक रिलेटेड एक इवेंट के साथ हो जाता है या कोई ओकेजन के साथ वो हो जाता है या किसी त्यौहार के साथ वो एडजस्टमेंट हो जाती है और उसका टोटल अमाउंट अगर 2 लाख से बन जाता है ज़्यादा, तो वहाँ पे भी सेक्शन 269ST एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको उस पर 100% पेनल्टी देनी पड़ेगी। आप मेरी बात यहाँ पे फिर से एक बार गौर करके सुनिएगा कि देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है सामने वाले व्यवसायी को, जो वो पैसा प्राप्त कर रहा है। गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के तहत उसको बैन किया है, उसको पेनलाइज किया है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा, जीएसटी के अंदर कोई लिमिट नहीं है। जीएसटी में आप जितना मर्जी चाहे कैश में आप बिल काटें, नो इशू एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हम लोगों को डायरेक्ट लॉस को भी देख साथ चलना है कि इनकम टैक्स क्या कह रहा है, जीएसटी क्या कह रहा है, या अगर हम लोगों ने कुछ वर्कर्स रखे हुए हैं तो उसके ऊपर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या कह रहा है, ईएसआई क्या कह रहा है। हर लॉ के तहत हम लोग अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर सकते। हमें सभी लॉज को ध्यान में रखते हुए केवल एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो जब आप कोई भी बिल काटेंगे तो काटते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब B2C मीन्स जब बिजनेस से अनरजिस्टर्ड डीलर को जब भी आप कोई माल बेचेंगे और सामने वाला व्यक्ति आपको कैश में कोई पेमेंट दे रहा है और कैश का अमाउंट अगर 2 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, तो इन कंडीशंस में जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं, सेक्शन 269T जो सरकार ने 1 अप्रैल 2017 से लॉन्च किया है, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और यदि आपके ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाता है और आप कैश में कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, सिंगल बिल के अगेंस्ट आपने कोई पेमेंट ले ली या आपने कोई एक बिल काटा जिसका अमाउंट 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा बनता था और आपने उसकी पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में लेनी शुरू कर दी और उसका अमाउंट अगर 2 लाख से ज़्यादा बन गया, या तीसरे केस आपने कोई इवेंट या ओकेजन के रूप में कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करी और आपको मॉनेटरी रूप में कैश रिसीव हुआ, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सेक्शन 269T के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। मैं यहाँ पर आपसे जो भी मैंने ये चीज़ बात करी है वो ये बात ये करी है कि आप कैश किन किन कंडीशंस में रिसीव कर पाएंगे, कैसे कैसे स्वीकार कर पाएंगे। अगर आप स्वीकार कर रहे हैं और अमाउंट आपका 2 लाख से ज़्यादा बनता है, तो ऐसी हालात के अंदर आपकी क्या लायबिलिटीज़ बन जाएंगी, आपको क्या क्या पेनल्टीज़ देनी पड़ेंगी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 100% पेनल्टी आपको इसके अगेंस्ट देनी पड़ेगी अगर आप इस सेक्शन का उल्लंघन करके चल रहे हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे पहले मैंने आपसे कोशिश ये करी, क्योंकि हम लोग सारे बिजनेसमैन ये सोचते हैं अगर कोई हमारी दुकान पर आ रहा है और वो हमसे अगर माल खरीद रहा है और वो अगर वो कैश में पेमेंट दे रहा है तो क्या हमारी जिम्मेवारी क्या रहेंगी। तो 1 अप्रैल 2017 से सारी जिम्मेवारी आपकी है। सामने वाला व्यक्ति तो आपको पैसे दे के चला जाएगा,
लेकिन आपको उसको किताबों में डालती दफ़ा दिक्कत आएगी। अब मैं बात करता हूं कि अब आप अगर कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं, आप एक रजिस्टर्ड व्यवसाय चला रहे हैं, आप एक ऑलरेडी किसी लॉ में रजिस्ट्रेशन आपने करवाया हुआ है, जीएसटी में लॉ में आपका रजिस्ट्रेशन है, या इनकम टैक्स में आप रिटर्न फाइल करते हैं, ऑडिट करवाते हैं, तो आपको सरकार ने एक्सपेंसेस भी कैश में जो पेमेंट आपने करनी है उसके अंदर भी आपको सरकार ने बांध दिया है। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के हिसाब से आप 10,000 और 10,000 से ज़्यादा किसी भी एक्सपेंसेस की पेमेंट कैश में नहीं कर सकते। मैं फिर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक्सपेंसेस किसी भी टाइप के आपके हो सकते हैं, वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो सकता है, पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, ट्रेवलिंग हो सकता है, कन्वेंस हो सकती है, मोबाइल हो सकते हैं, आपकी कमीशन हो सकती है, आपकी सैलरी हो सकती है, आपके वेजेस हो सकते हैं, आपकी लेबर पेमेंट हो सकती है, आपका कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस हो सकता है। तो जब भी एक रजिस्टर्ड व्यापारी कोई भी एक्सपेंसेस की पेमेंट 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में करेगा तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और जब वो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने जाएंगे, तो जब वो अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाएंगे, जब अपना वो नेट प्रॉफिट बनाएंगे जिसके ऊपर उनको इनकम टैक्स पे करना है, तो ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो आपने कैश में पेड किए हैं वो आपकी नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे और आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, अगर आपने 10,000 और 10,000 से ज़्यादा कोई भी खर्चा कैश में पेड किया है वो डिसअलाउड हो जाएगा, वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा और उस एक्सपेंसेस के ऊपर आपको अपनी जेब से सारा का सारा कैश पेड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी कंडीशन और ही क्लियर कर देता हूँ, लेकिन अगर आप कोई लीज या ट्रांसपोर्टर की पेमेंट कर रहे हैं तो जो 10,000 वाली कंडीशन है वहाँ पर वो 35,000 रुपये तक आपको कैश में अलाउड है। यदि कोई लीज की या किसी ट्रांसपोर्टर की अगर आप कोई पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 कह रहा है कि 10,000 की बजाय आप 35,000 रुपये तक सामने वाले व्यक्ति को कैश में पेमेंट कर सकेंगे। अब सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से ये बता रहा था। जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी के पास जाता है और कोई माल खरीदता है तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस एक्सपेंसेस को किताबों में बुक करती दफ़ा, उस स्टॉक को जो वो माल खरीदने गया उसको बुक करती दफ़ा उसको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पेमेंट 10,000 और 10,000 से ज़्यादा वो कैश में नहीं कर सकता। तो दूसरे शब्दों में B2B की 10,000 रुपये की कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है, और जब हम B2C के अंदर कोई माल बेचते हैं तो वहाँ 2 लाख रुपए तक आप माल बेच सकेंगे। इन सारी बातों को आप ध्यान रख के चलिएगा, अपनी किताबों में मद्देनज़र रखते हुए आप एंट्री पास आउट कीजिएगा। हर एक एंट्री का इम्पैक्ट सरकार ने आपको दोनों लॉ के अंदर दोनों ढंग से आपको डिफाइन कर दिया। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 आपको एक्सपेंसेस के ऊपर 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करने पर रोकता है, और सेक्शन 269 ST आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट कैश में रिसीव करने से रोकता है। ये सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करके ही अपने लॉ के हिसाब से चलना होगा। यदि मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट और भी बात कर देता हूँ, यदि आप बैंक में जाते हैं और बैंक में आप कोई 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज़्यादा कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। आप आराम से बैंक से जाकर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, आराम से जाकर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं या विड्रॉल कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी आपको ज़रूर सजेशन देना चाहूँगा। अगर आप अपने करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में या किसी सीसी लिमिट में या वर्किंग कैपिटल में जाके 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो ऐसी ट्रांजैक्शन ज़रूर नोटेड होंगी। डिपार्टमेंट आपसे ये पूछ सकता है कि जो आपने हैवी कैश अमाउंट डिपॉजिट किया है इसका सोर्स क्या है। तो आपको किताबों के अंदर उस डेट को उतना कैश इन हैंड मेंटेन करना पड़ेगा, और ये कैश इन हैंड कहाँ से बना, कैसे आया, इन सब का आपको पुख्ता सबूत रखने पड़ेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट आप लोगों से ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हो सकता है कि 50,000 से ज़्यादा हो या लाख से ज़्यादा हो या 2 लाख से भी ज़्यादा हो, उन सब की डिटेल्स आपसे डिपार्टमेंट विद योर पैन नंबर, जिन लोगों को आपने माल बेचा हुआ उनकी सारी डिटेल्स वो आपसे मांग सकता है। तो इसलिए कृपया करते इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप बैंक में जाएं
तो उस ढंग से आपके डेट के ऊपर उतना कैश इन हैंड ज़रूर मेंटेन हो रहा हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आ सके। यदि सामने वाला व्यक्ति जो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है आपको माल के बदले में अगर आपको सेल्फ का कोई चेक दे जाता है जो कि अकाउंट पे नहीं है, आपको सेल्फ का चेक दे जाता है और कहता है कि सर ये या तो मैं आपके नाम से काट देता हूँ या सेल्फ का, या पीछे साइन करके आपको दे देती हैं और आप बैंक में जाके उसको भुगतान करवा के ले आते हैं, उसके अगेंस्ट आप पेमेंट ले आते हैं, तो ये मैं अगर अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ, अगर आप कोई सेल्फ का चेक या अगर उस कोई व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति जब आपसे माल खरीद के गया है और पेमेंट 2 लाख से ज़्यादा बनती है और आपके नाम से वो चेक काट के दे देते हैं जो अकाउंट पे नहीं है और आप बैंक्स में जाके उस चेक का भुगतान ले लेते हैं, उसको इन कैश कर लेते हैं, तो मेरे व्यूज़ के हिसाब से वो भी कैश के बराबर काउंट होगा। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि जीएसटी हम लोग कितना माल बेच सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, क्या क्या हमारी लिमिट्स हैं, तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना बड़ा ज़रूरी था। तो मैंने आपको यहाँ पॉइंट क्लियर कर दिया कि जीएसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर 100% प्रॉब्लम है। 10,000 रुपये एक्सपेंसिस से ज़्यादा कैश को लेकर और 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में रिसीव करने के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमारे इस चैनल बी द रूलर ऑफ टैक्स को लाइक करें, आप हमें अपने कमेंट्स दें। आपकी बहुत ज़्यादा मेल्स हम लोग रिसीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरीज हम लोग रिसीव कर रहे हैं। हम और हमारा स्टाफ उसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपको जीएसटी के बारे में पूरी अपडेशन दे सकें। जितना हम लोग पढ़ते हैं उस लॉ के अंदर कुछ ना कुछ नकूने हर रोज़ निकल आते हैं। हम डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशंस मांग रहे हैं कि आप इसमें पॉइंट पे क्लियर कीजिए। स्टिल काफ़ी क्लैरिफिकेशंस के लिए डिपार्टमेंट के पास मेल पेंडिंग है और हम लोग आपके सामने आने से पहले अपने उस पॉइंट्स को क्लियर करना चाह रहे हैं। कहीं हमारी गलत इन्फॉर्मेशन या कोई गलत हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे दें जिससे आपका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि डिपार्टमेंट में हर रोज़ कोई ना कोई नई अमेंडमेंट आ रही है, चेंजेस आ रही हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि पहले हमारे पास कोई सर्कुलर, कोई नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाए, हम लोग उसके बाद आपके पास आ सकें। जैसे कंपोजिशन के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो जो कंपोजिशन डीलर में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उनके पास जो रजिस्ट्रेशन करवाती दफ़ा जो स्टॉक बचा हुआ था, हो सकता है कि वो एग्जेम्प्टेड हो सकता है उसके ऊपर कभी टैक्स ना पेड करा जा रहा हो सकता है कि उसके ऊपर टैक्स पेड कर दिया गया हो और सेल टैक्स रिटर्न फाइल करती दफ़ा उसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स ना बच रहा हो। इसको जब हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे स्टॉक को कंपोजिशन डीलर के द्वारा नई जीएसटी के अंदर, तो उस स्टॉक के ऊपर क्या हम लोगों को टैक्सेस पेड करने होंगे। बहुत क्वेरीज आ रही हैं, बहुत डिस्कशंस हो रही हैं, डिपार्टमेंट को बहुत मेल्स लिखी हुई हैं, स्टिल अभी तक हमारे पास क्लैरिफिकेशन नहीं है। डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए ताकि जो कैश के कारण जो लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आज भी लोग बहुत ज़्यादा कैश के अंदर डील कर रहे हैं। हो सकता है जब ये साल 31 मार्च 2018 को ख़त्म होगा और जब आपकी असेसमेंट्स होंगी तो आपको हैवी मात्रा में पेनल्टीज और आपको भुगतान करने पड़ सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस पेड करने पड़ेंगे, जो एक्सपेंसेस आप कैश में पेड कर रहे हैं वो एड बैक हो जाएंगे। तो कृपया इस बात का ध्यान रख के चलिए कि आपके दोस्त, आपके मित्र, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनका भी नुकसान ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे भेजिए, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, आप बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी न्यूज़ हम लोग आपके पास भेजने की कोशिश कर रहे हैं इमीडिएटली आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो को जज कर सकें। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इनकम टैक्स के बारे में, हम लोग जीएसटी के बारे में, हम लोग पीएफ के बारे में, हम लोग ईएसआई के बारे में, जो हम लोग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं और मेरी टेक्निकल टीम आपके पास आएंगे और वी आर ऑलवेज विद यू। हम लोग 24 घंटे आप लोगों के साथ आपकी सेवा के अंदर खड़े हैं। नमस्कार।